नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक आपके लिए जो है एयरफोर्स ग्रुप एक्स और साथ साथ एनडीए के लिए भी एप्लीकेबल है। जो बच्चे एक्स ग्रुप का फॉर्म डालते हैं और मैक्सिमम बच्चे अपने देखा जाए तो एनडीए का भी फॉर्म डालते हैं, तो आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप जो है इस AP GP HP का जो आज मैं कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसमें थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस एंड सारे कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स भी लेके आया हूँ ताकि आप चीज़ों को एग्जाम में बहुत जल्दी कर सकें, बहुत जल्दी इसको समझ सकें। तो देखिए, आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनडीए में अपने अच्छे नंबर्स क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे होते हैं एग्जाम के अंदर, और एयरफोर्स में 1 या 2 क्वेश्चन आपके आते हैं AP GP HP से। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से और प्यार से इसको देखिए, समझिए। मैं कंसेप्ट के साथ साथ आज क्वेश्चन भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज की बात कर लेते हैं। यहाँ से सीक्वेंस एंड सीरीज, देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज जो है कोई भी क्रम होता है, जैसे कि आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये क्या है? एक सीक्वेंस है ना। अब ये सीक्वेंस किस में है? जैसे मैं बोल लूँ कि एक सीक्वेंस ऐसे भी 2 4 8 16 32 है ना। तो ये अलग अलग सीक्वेंस है, सीक्वेंस का ये सीरीज है, नंबर्स का सीरीज है ये, जिसको अपन सीक्वेंस बोलते हैं। अब इस अलग अलग सीक्वेंस की पहचान करनी है अपने को, पहचान करनी है कि क्या ये AP में आता है, क्या ये GP में आता है, क्या ये HP में आता है। उसी हिसाब से अगर AP में है तो क्यों है, कैसे है AP में, क्या इसकी पहचान है, ये जानना अपने को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं AP की बात करूँगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहली बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता कैसे है? तो जो मैंने बात यहाँ पे लिखी है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा सीरीज है, बोल सकते हैं आप इसको, कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे क्या होता है? बेस होता है। मतलब जोड़ और घटाव पे बेस होता है ना। जोड़ और घटाव पे बेस होने का मतलब क्या है? कैसे इस चीज़ को समझिए। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी नंबर ले लीजिए आप, XYZ, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं 2 ले लेते हैं। अब इसमें कोई भी नंबर आप ऐड कर दीजिए। जैसे 1 ऐड करते हैं 3, फिर 1 ऐड करेंगे 4, फिर 1 ऐड करेंगे 5, फिर 1 ऐड करेंगे 6, फिर 1 ऐड करेंगे 7। तो देखिए, ये जो सीरीज बन रहा है ना आपका, ये कैसा सीरीज बन रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज बन रहा है, मतलब AP का सीरीज है। AP की सीरीज की पहचान क्या है? कि 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अब आप सोचिए यहाँ से कि जब मैं कोई खास नंबर जोड़ते हुए जा रहा हूँ तो वही तो डिफरेंस क्रिएट करेगा ना, वही डिफरेंस आएगा आपका, है ना। अब जैसे एडिशन की तो बात आपने समझ ली, जैसे सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर आपके पास 20 है। अब इसमें से आप कोई भी नंबर घटाइए। जैसे कि 2 घटाता हूँ 18, फिर इसमें से 2 घटाता हूँ 16, फिर आपके सामने 14, फिर आया कितना? 12। इस तरह अपन घटाते जा सकते हैं, है ना। तो जो ये सीरीज बन रहा है, इसमें भी देखिए आप डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2-2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है डिफरेंस 2-2 का? तो बोल सकते हैं कि नंबर्स का जो डिफरेंस है, चाहे जो भी आप सीक्वेंस है, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2 कंजुगेटिव नंबर्स। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए, लगातार, ये नहीं कि 2 और 4 का डिफरेंस ले लिए फिर 3 और 4 का ले लिए, ऐसा नहीं। 2 कंजुगेटिव नंबर्स के जो डिफरेंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब कि कहने का ये है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस होता है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस होता है। समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी क्या कहते हैं, ठीक है। समानांतर श्रेणी की भी बातें बता रहा हूँ आपको। समानांतर श्रेणी वैसे नंबरों का सीरीज जिसमें 2 कंजुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस हमेशा क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, 2 लगातार नंबर्स का डिफरेंस हमेशा क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। तो ये बात आपने समझ ली। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस होता है क्या आपका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि अगर 3 नंबर ABC आर इन AP, अगर 3 नंबर कोई AP में है, ठीक है, तो देखिए उसमें कोई नंबर प्लस करेंगे, कोई नंबर घटाएंगे, कोई नंबर गुना करेंगे, कोई नंबर भाग करेंगे, है ना। कोई खास पार्टिकुलर नंबर जो सभी में करेंगे, ठीक है। तो वो नंबर्स क्या होंगे जो मेरे बनेंगे? वो भी नंबर क्या होंगे? AP में ही होंगे। जैसे कि कुछ देख लीजिए आप लोग, मान लेते हैं मैं आपसे बोलता हूँ
कि 2 4 6 8, चलिए 2 4 6 8 10, ये किस में है बताइए? तो एपी में है, एपी में है। चलिए एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। जैसे देखिए 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, इनका कॉमन डिफरेंस, यानी कि अगर मैं डी की बात करूं तो इनका डी कितना है? तो 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। डी अपन डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस इनका कितना है? तो 2 है आपका। क्लियर है चीज? अब देखिए मान लेते हैं इसमें मैं कोई नंबर ऐड करता हूं, जैसे कि 2 ऐड करता हूं। मैंने क्या किया इसमें, इस सीक्वेंस में +2 किया, ठीक है। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, है ना, 8 + 2 10 एंड 10 + 2 12, ठीक है। तो देखिए 6 में से 4 गया, फिर भी इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है ना। 8 में से 6 गया, 2 ही आ रहा है। 10 में से 8 गया, 2 ही आ रहा है। 12 में से 10 गया, 2 ही आ रहा है ना। मतलब कि इसके कॉमन डिफरेंस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, समान संख्या हमने क्या किया? जोड़ा है ना। तो कॉमन डिफरेंस, साथ साथ ये सीरीज भी तो एपी में है ही है ना, लेकिन इनका कॉमन डिफरेंस भी कितना है? 2 ही है। इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। हमने क्या किया यहाँ पे 2 नंबर्स ऐड किए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक नंबर घटाता हूँ, यानी माइनस करता हूँ 1 में, ठीक है। तो 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7 एंड 10 में से 1 गया 9। अब आप क्या देख रहे हो? 1 3 5 7 9। अब आपके सामने ये सीरीज बना है। ये कैसा सीरीज है? तो ये भी एपी में है। कैसे? देखिए 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। मतलब ये भी सीरीज कैसा बनना है? एपी का बनना है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस फिर से कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है ना। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे हमारे कॉमन डिफरेंस में कोई अंतर नहीं पड़ा, बिल्कुल। अब चलिए मैं 2 से गुना करके देख लेता हूं, है ना। 2 से गुना करूंगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 दूना 16 एंड 10 दूना कितना हो गया? 20। अब यहाँ पे देखिए 4 में 4 ऐड किया 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, यानी ये भी जो है कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है? सबसे पहले तो ये एपी में है। और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस यहाँ पे पहले क्या था? 2 था, ठीक है। अब जब मैंने इसमें 2 से गुना किया तो 2 दूना कितना हो गया? 4, यानी जो कॉमन डिफरेंस पहले था, यानी किसी टर्म से आप गुना करेंगे तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, है ना। और आपका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इस टर्म में मैं क्या करता हूँ? 2 से भाग देके देखता हूँ। क्या करता हूँ? 2 से भाग देता हूँ, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो 2 से एक बार में, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10। अब देखिए यहाँ पे अब कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है? सबसे पहले तो 1 2 3 4 5, ये किस टर्म में है बताइए? तो ये भी एपी में है। ये भी क्या आपके एपी में है कि नहीं बताइए? ये भी आपके एपी में है। अब साथ साथ बात करें कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? 1 आ रहा है। यानी कि पहले का हमारा कॉमन डिफरेंस क्या था? 2 था। पहले का 2 था ना, तो इसमें 2 से हमने क्या किया? 2 से भाग, यानी सीरीज में हमने 2 से भाग कर दिया, तो कॉमन डिफरेंस में भी आप 2 से भाग करके निकाल सकते हो, है ना। तो क्या आ गया आपका सामने? 1 आ गया, ठीक है। यानी अब आपका कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। मेनली यहाँ पे बात ये था कि यदि ABC AP में है तो कोई संख्या, कोई समान संख्या उस सीरीज में अगर जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं और भाग करते हैं तो भी वो सीरीज किस में रहेगा? एपी में ही रहेगा। कॉमन डिफरेंस की बात की तो मैंने आपको समझा दिया कॉमन डिफरेंस कैसे चेंज होगा। जोड़ने और घटाने पर कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन गुना और भाग करने पे कॉमन डिफरेंस चेंज होगा। अगर सीरीज में मैं किसी खास पार्टिकुलर नंबर से गुना करता हूं तो कॉमन डिफरेंस में भी उससे गुना करना होगा। यदि सीरीज में मैं किसी खास पार्टिकुलर नंबर से भाग देता हूं तो कॉमन डिफरेंस में भी आपको उस नंबर से भाग देना होगा। क्लियर है ये चीज? समझ गए आप लोग? यानी कि बोल सकते हैं कि इफ ABC आर इन एपी देन A प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड K, B प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड K, C प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड K आर ऑल्सो इन AP। क्लियर है चीज? कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। अब बात आती है यहाँ पे कि एपी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ फार्मूलाज की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है आपके सामने, ये चीज़ आपके सामने है, इसको आप, ये आपके समझने के लिए और याद करने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लेते हैं किसी एपी का फर्स्ट टर्म मैंने ए मान लिया, नंबर ऑफ टाइम्स को n मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को d मान लेते हैं, ठीक है। समझिए इस चीज़ को। मान लेते हैं किसी एपी का पहला पद a है और उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या है? d है, तो अगला पद क्या होगा? a प्लस डी।
यानी पहला पद ए, तो दूसरा पद क्या हो गया, ए प्लस डी हो गया। तीसरा पद क्या होगा, तो ए प्लस 2d हो जाएगा। डी इसमें डी ऐड हो जाएगा, तो a प्लस डी में डी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। अगला पद क्या होगा आपके लिए, तो a प्लस 3d, फिर से इसमें हम d क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, इस तरह जब अपन आगे बढ़ते हैं तो nवां पद जाएंगे। यहाँ पे चौथा पद क्या था, 3d था, समझ रहे हैं ना, चौथा पद यानी कि 3d, तो nवां पद क्या होगा, n माइनस 1d, यानी कि बोल सकते हैं कि आपका nवां पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चीज को ध्यान रखिए, यानी किसी एपी का nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फ्रॉम फर्स्ट से, इस चीज का ध्यान रखिए, ये हम स्टार्टिंग से लेके आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके आ रहे हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि Tn बराबर क्या हो जाएगा आपके सामने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हालांकि मैंने ये फॉर्मूला टाइप भी करवा दिया आपके लिए, ताकि अब जो भी टाइप मैटर है, या तो क्वेश्चन होगा नहीं तो कंसेप्ट होगा। कंसेप्ट तो मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, कंसेप्ट समझने के लिए आपके सामने टाइप भी है और मैं यहाँ पे समझा भी दूंगा, जिससे क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप जब इसका PDF लेंगे तो चीज़ें समझना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये याद रखिएगा, ये फ्रॉम फर्स्ट है। ठीक है, अब मैं अगले स्लाइड में आपको समझाता हूं कुछ चीजें और। जैसे देखिए यहाँ पे, अब फ्रॉम लास्ट की बात कर लेते हैं। अगर लास्ट से आपको nवां पद निकालना है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं ना, लास्ट से, है ना, कोई सीरीज दे देगा, बोलेगा कि इसका nवां पद जो निकालिए फ्रॉम लास्ट से निकालिए। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ये तो फ्रॉम फर्स्ट था, फ्रॉम फर्स्ट से मैंने निकाला, अब फ्रॉम लास्ट से भी निकाल के देखते हैं। चलिए मान लेते हैं पहला पद a है, दूसरा पद क्या होगा, तो a प्लस डी, तीसरा पद क्या होगा, तो a प्लस 2d होगा ना। इस तरह मान लेते हैं कि जाते हैं अपन और अंतिम पद की बात कर लेते हैं, लास्ट पद की। लास्ट पद क्या होगा, जैसे फॉर्मूला से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान लेते हैं कोई एक नंबर होगा, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, l मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, l। अंतिम पद को हमने क्या मान लिया, l मान लिया। ठीक है, l मान लेते हैं। तो बताइए l से एक नंबर इधर है, क्या होगा, यहाँ पे लास्ट पद अगर 10 है तो उसके पहले अगर 2 4 6 8 10 अगर एपी में है तो उसका पहला पद क्या होगा, 8 होगा, मतलब कि 2 उसमें से कम होगा, यानी कि बोल सकते हैं लास्ट वाला पद क्या होगा, l माइनस डी होगा। उससे इधर वाला पद क्या होगा बताइए, ये l था अपना, उससे इधर वाला पद क्या होगा, तो l माइनस 2d होगा। क्लियर है चीज, इस बात को समझिएगा। स्टार्टिंग से d ऐड हो रहा है तो लास्ट से d क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, यहाँ से मान लेते हैं कि 2 4 6 8 10 ये एपी में है। ठीक है, तो पहले से क्या कर रहे हैं, 2 2 नंग जोड़ते चले जा रहे हैं। अगर आप इधर से आइए तो पहले क्या था, लास्ट वाला 10 था तो 2 घट गया 8, 2 घट गया 6, 2 घट गया 4, 2 घट गया 2। इस बात को समझिएगा। फर्स्ट से तो कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है, लास्ट से कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बोल सकते हैं कि लास्ट से अगर मैं बोलूं तो लास्ट वाले को अगर अपन बोल सकते हैं क्या, देखिए अगर लास्ट से मैं बोलूं कि तीसरा पद क्या होगा, तो l माइनस 2d है ना, तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि Tn, और इस डैश का मतलब ये है कि फ्रॉम लास्ट, है ना। तो आपका a की जगह क्या है, l है ना, और अब मैं क्या करूंगा, l में से d घटाऊंगा, यानी कि l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है ये चीज, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस बात को समझ लिया। अब देखिए यहाँ से बोलेगा, यहाँ से 2 चीज की बात करेंगे, 2 चीज की बात करेंगे, एक तो इसकी बात करेंगे और एक इसकी बात करेंगे। इसको समझिए, हमारे पास जो मैंने पीछे बताया था आपको, पीछे क्या बताया था कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, और यहाँ पे क्या बताया, Tn डैश इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो बोल सकता हूं कि Tn प्लस Tn डैश बराबर क्या हो जाएगा, a और प्लस l आएगा कि नहीं आएगा बताइए, a प्लस l आएगा। ठीक है, पूछिए क्यों आएगा, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी माइनस में, वहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी क्या था, प्लस में था, तो ये माइनस और प्लस दोनों कट के क्या आ जाएगा आपके सामने। तो ये देखिए एक ये कंसेप्ट निकल के आया कि फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म क्या होता है। आप यहाँ से देखिए Tn और Tn डैश, फर्स्ट एंड लास्ट। अब यहाँ से मैं इस चीज को समझाना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे देखिए क्या है,
अब देखिए इस चीज़ को समझिए यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं आपके सामने 1 2 3 4 5 एपी में है, ठीक है। अब देखिए 1 + 5 कितना होगा 6, 4 + 2 कितना होगा 6 होगा, और 3 अकेला बच गया तो 3 का डबल कर दिए कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ से इस बात को समझ रहे हैं ना कि कोई भी पहला पद और उसी नंबर का आखिरी पद दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, ए और लास्ट, मतलब फर्स्ट और लास्ट के इक्वल आएगा। क्लियर है चीज़, ये कंसेप्ट भी आपने समझ लिया। तो आइए अगली बात मैं बताता हूँ कि Tn - Tn - 1 क्या आता है। तो Tn - Tn - 1 हमेशा आपका क्या देता है, कॉमन डिफरेंस देता है। जैसे देखो मान लेते हैं कि आपके सामने कॉमन डिफरेंस निकालना हो, Tn दिया हो, Tn - 1 दिया हो, यहाँ से सवाल आएंगे, इस बात को समझना आप लोग, ठीक है। अब देखिए ये Tn मान लेते हैं पहला पद, और ये Tn - 1 ले लो, है ना, यानी कि आप लास्ट ले लो और लास्ट से उससे एक कम ले लो, है ना। तो आपके सामने क्या आएगा, हमेशा कॉमन डिफरेंस ही आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप 2 4 6 8 10 था, है ना, तो Tn 6 और 6 में से एक कम, यानी कि मतलब ये तीसरा टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो तीसरा माइनस दूसरा क्या आएगा, तो 6 - 4 आपका क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस ही आएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस बात को भी आपने समझ लिया कि Tn - Tn - 1 हमेशा क्या देगा, आपका कॉमन डिफरेंस देगा, ठीक है। एंड Tn + Tn डैश ये क्या देगा, आपका फर्स्ट प्लस लास्ट हमेशा क्या देगा, आपके पहले और आखिरी पद का योग देगा, ठीक है, सम देगा। क्लियर है चीज, तो ये बात आपने समझ लिया। कुल मिला के आप यहाँ पे देखें तो Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d, कॉमन डिफरेंस आपका d है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a है ना। आप ज़्यादा आप अगर कंफ्यूज ना हो इसमें, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये चीज़, है ना। ये आपके आगे समेशन करने में काम आएगा, समेशन करने में काम आएगा। देखिए क्यों आएगा, मैं थोड़ा सा पहले इसके ऊपर सवाल कराऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा आप लोग, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए, कह रहा है कि इफ़ nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n लीनियर एक्सप्रेशन n में an + b देन इट इज एन AP। अब देखिए इफ nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, देखिए किसी भी प्रोग्रेशन का अगर आपके सामने an + b के फॉर्म में दिया है, an + b के फॉर्म में दिया है, आगे इस पे सवाल आएगा आपके लिए, है ना। तो ये कैसा एक्सप्रेशन होता है, सबसे पहले तो बात ये है कि ये एक आपके सामने लीनियर एक्सप्रेशन अगर an + b के फॉर्म में है, तो ये जो आपके सामने सीरीज आएगा वो किस में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि n टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन, जैसे कि आपके सामने Tn बराबर अगर an + b आ रहा है ना, an + b लीनियर इक्वेशन जानते हैं आप लोग, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है आपके सामने ax + by + c के फॉर्म में, ये लीनियर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आपके सामने क्या है, n ही है, क्योंकि आपके सामने nth टर्म की बात हो रही है। तो nth टर्म में अगर दे रहा है कि इफ nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, लीनियर एक्सप्रेशन इन n an + b, ये लीनियर एक्सप्रेशन है आपके सामने an + b, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो देन इट्स इज एन AP, जो एक्सप्रेशन होगा, जो आपके सामने सीरीज होगा, वो सीरीज किस में होगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो आपका सीरीज होगा। इस बात को आप समझ लिए, बिल्कुल कोई डाउट यहाँ तक नहीं, क्लियर है चीज़। अब जैसे देखिए एक मैंने बोला था कि जो लीनियर एक्सप्रेशन आपके सामने क्या आएगा, an + b के फॉर्म में आएगा, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि Tn बराबर आपके सामने क्या है, an + b है, ये Tn बराबर क्या है, an + b है ना। और Tn - 1 की बात कर लेते हैं, Tn - 1 की बात कर लेते हैं, तो क्या आएगा, n की जगह n - 1 रख लो, n - 1 + b, ठीक है। आगे करेंगे तो क्या आएगा, an - a + b, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको घटाता हूँ, माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस 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 प्लस माइनस, देखिए an प्लस माइनस कट गया, b से b कट गया, ठीक है। यानी आपके सामने क्या है, यहाँ पे Tn - 1, ये क्या निकल के आ रहा है, a आ रहा है, जो कि कैसा टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म। Tn - Tn - 1, ये आपके सामने क्या है, एक कांस्टेंट टर्म आया। Tn - 1, ये जो a आया है वही क्या है आपके सामने, कॉमन डिफरेंस है। ये a फर्स्ट टर्म नहीं है यहाँ पे, a यहाँ पे, ये तो लीनियर एक्सप्रेशन है, जो यहाँ पे x का या n का कोफिशिएंट a है। तो अपन बोल सकते हैं कि Tn - Tn - 1 के अंदर, यदि Tn - Tn के अंदर Tn के लिए अगर an + b एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो उस कंडीशन में जो आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा वहाँ पे, उस कंडीशन में आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे जो a निकल के आया वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, बताइए।
टी एन माइनस वन हमने क्या बताया था पीछे, टी एन माइनस वन हमेशा हमने बताया था क्या आएगा आपका कॉमन डिफरेंस आएगा, जो कि यहाँ डी है ना, वही यहाँ क्या निकल के आया, ए निकल के आया। जैसे कि आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके सामने कोई ऐसा टर्म दे दे जैसे कि टी एन बराबर दे दे, सपोज दैट 3n+4, तो आपसे पूछे कि कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ से, तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया, जो n का कोफिशिएंट है वही आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आया, यानी n का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो आपके सीरीज में डायरेक्ट आपका d निकल के आ गया कितना, तो d आपका निकल के आ गया 3, इस बात को समझना, d कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया है ना। तो यहाँ से एक चीज़ आपके सामने प्रूव हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं कि इफ nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन an+b देन इट इज एन एपी, और उस एपी के सीरीज का जो मैं बोलूँ आपसे, उस एपी के सीरीज का जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या निकल के आएगा, हमेशा ए निकल के आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस उसका क्या होगा, तो ए होगा। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ए होगा, है ना। अब एक बात देखिए, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझ के चलना। आगे मैं अभी सवाल कराऊंगा थोड़ा सा, और आपके सम का फॉर्मूला बता दो, फिर थोड़ा सा सवाल कराऊंगा, सवाल के अंदर ये चीज़ ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप ढंग से रिवाइज करते रहना, समझते रहना, ठीक है। आइए देखिए, अब मैं बात करता हूँ सम ऑफ एन टर्म इन एपी, एपी के सम का फॉर्मूला है ना। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर जैसे 1 2 कोई एपी ले लो, 1 2 3 4 5 6, सम करेंगे तो 1 + 6 कितना होगा 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, है ना। मतलब कि फर्स्ट प्लस लास्ट है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम ए मानते हैं और लास्ट टर्म को हम एल मानते हैं, एल मान लेते हैं, है ना। चलिए अब ये कितनी बार आएगा, तो देखिए 1 बार आया, 2 बार आया और 3 बार आया, लेकिन टर्म्स कितने हैं, 6 हैं, यानी कि 2 मिला के एक टर्म बना रहा है, यानी कि ये जो योग है वो 2 टर्म का है, और टोटल टर्म कितने हैं 6 हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि n/2। वही तो ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसी से निकल के आया है ना। जितने भी पद हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं और फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका निकल के आया, ये फार्मूला आपके जो पीछे मैंने टीएन का कंसेप्ट बताया था वहीं से फार्मूला निकल के आपके लिए आया। चाहे बोल सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 नंबर ऑफ, n का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा देखिए लास्ट टर्म को अपन लिख सकते हैं क्या, n-1 × d, यानी अंतिम पद को अपन लिख सकते हैं ना n-1 × d। क्लियर है चीज, n-1 × d अपन अंतिम पद को लिख सकते हैं। सेम टू सेम l का मतलब क्या है, लास्ट टर्म यहाँ पे। तो आप इस चीज को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि n/2 2a + n-1 × d, आप इस चीज को ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्लियर है चीज। तो सम ऑफ n टर्म इन एपी, तो एपी में अगर n टर्म का अगर आपको योग निकालना है तो फार्मूला क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर n/2 2a + n-1 × d। क्लियर है चीज। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं समझने का, आपको सिर्फ फार्मूला याद करना था, ठीक है। और ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देन इट इज एन एपी। अगर कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो कैसा टर्म होगा, एपी में होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बताइए, अब n के टर्म में है क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशन बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देन इट इज एन एपी। चलिए हम n के ही टर्म में मान लेते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो क्या होगा an² प्लस bn प्लस c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना। तो अगर सम ऑफ n टर्म का अगर कोई सम ऑफ n टर्म अगर किसी सीरीज का सम ऑफ n टर्म दिया है और वो किस फॉर्म में दिया है, तो इस फॉर्म में दिया, यहाँ पे c0 भी हो सकता है, ठीक है, बट an² प्लस bn प्लस c, n भी 0 हो सकता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होने के लिए क्या है कि उस एक्सप्रेशन का जो डिग्री होता है, उस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप लोग जानते होंगे। चलिए इसके बाद हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे सम ऑफ n टर्म किस फॉर्म में दिया है, तो an² प्लस bn प्लस c के फॉर्म में दिया है ना। तो सम ऑफ n टर्म एंड सम ऑफ n-1 टर्म हमेशा क्या देगा आपके सामने, tn देगा। सम ऑफ n टर्म एंड सम ऑफ n-1 टर्म क्या देगा, tn देगा। इस चीज को समझिए कैसे, जैसे कि मान लेते हैं आपके सामने 1 2
3 4 5। अगर मैं बोलूँ कि इस टोटल पद का योग है ना, इस टोटल पद का योग, और मैं बोलूँ कि यहाँ से इन पदों का योग, अगर इस टोटल में से मैं मतलब ब्लू वाले में से मैं अगर पिंक वाले को घटा दूँ तो आपके सामने क्या निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। और ये 5 क्या है? आपके सामने Tn है, अंतिम पद है ना, यानी T5 है, Tn है। उस तरह से बात अगर कर लेते हैं कि सम ऑफ n टर्म आपके सामने ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इस एक्सप्रेशन में गिवन है। तो बोल सकते हैं कि सम ऑफ n-1 टर्म क्या होगा? तो a इंटू n की जगह n-1 डाल दो प्लस b इंटू n-1 प्लस c आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? आएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ तो an² प्लस a माइनस 2an है ना, प्लस bn माइनस b प्लस c। चलिए मैं इसको घटा देता हूँ तो sn घटेगा माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया। यानी बोल सकते हैं कि sn माइनस sn-1 क्या आएगा? देखिए कट गया ये चीज़, bn से ये bn भी कट गया, c से ये c भी कट गया, है ना। तो क्या बचा? देखिए 2an प्लस b माइनस c, याद रखिएगा इस बात को। और यही क्या निकल के आएगा? आपका Tn निकल के आएगा, यानी आखिरी पद आएगा क्या? 2an प्लस b माइनस a। याद कीजिए कि Tn टर्म हमेशा क्या होता है? लीनियर फॉर्म में होता है। क्या ये लीनियर फॉर्म आया कि नहीं है n के अंदर? ये लीनियर फॉर्म आया ना, यहाँ पे लीनियर फॉर्म आया कि नहीं है बताइए? 2an प्लस b माइनस a, ये कैसा फॉर्म निकल के आया? तो लीनियर फॉर्म निकल के आया, याद रखिएगा, ठीक है। लीनियर फॉर्म में जो अपना जो क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता था? कांस्टेंट होता था। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? b माइनस a है। आगे इस चीज़ पे मैं जिक्र करूँगा, ठीक है। फिलहाल आप इस चीज़ को इतना समझ लीजिए कि Tn बराबर क्या होगा? तो 2an प्लस b माइनस a। क्लियर है चीज़? समझ में आ गई ये चीज़ आप लोगों को? तो देखिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट था आपके लिए जो मैंने, हाँ ये देखिए आपके सामने। यदि मैं जो इस चीज़ समझाना चाह रहा था कि सम ऑफ n टर्म बराबर क्या दे रखा है? 2n² प्लस bn प्लस c, है ना। सम ऑफ n टर्म एक ऐसा फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो Tn क्या होगा आपके सामने? डायरेक्ट हो जाएगा 2an प्लस b माइनस a, और कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? तो जो n का कोफिशिएंट होगा क्या होगा आपका? कॉमन डिफरेंस 2a हो जाएगा। n का कोफिशिएंट क्या होगा? कॉमन डिफरेंस 2a। इस दोनों बात को आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ लेना और याद कर लेना, ठीक है। Tn हमेशा क्या होगा? 2an प्लस b माइनस a। Tn टर्म क्या होगा? 2an प्लस b माइनस a, एंड d यानी कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा? 2a होगा। इस बात को समझ लेना, ठीक है। और ये चीज़ आया कहाँ से? तो मैंने आपको भी प्रूव कराया, ठीक है। ये चीज़ मैंने अभी आपको क्या करा दिया था? प्रूफ करा दिया था, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़? तो आइए अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं इस पर। कह रहे इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ ए सीरीज इज 5n² प्लस 6n प्लस 7 देन इट इज एन AP। क्या ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीरीज, क्या ये AP में है? बोलिए, बिल्कुल AP में है। मैंने बोला था कि अगर किसी nth टर्म का सीरीज क्या क्वाड्रेटिक है, ये सम ऑफ n टर्म जो आपके सामने क्या है? 5n² प्लस 6n प्लस 7, एक कैसा इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कैसा एक्सप्रेशन है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है किसमें है? सम ऑफ n टर्म का है। तो क्या ये AP में है? बिल्कुल AP में है ये, ठीक है। n में अगर बोला जाए तो n का ये सीरीज बनेगा वो बिल्कुल क्या होगा आपके सामने? AP में होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे कैसे AP में होगा, इस चीज़ को मैं प्रूव कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो बताइए यहाँ से Tn क्या होगा? तो मैंने क्या बताया था? 2an प्लस b माइनस a होगा। यानी कि बोल सकते हैं Tn बराबर क्या हो जाएगा? n की यहाँ पे देखिए 2a, a की जगह कितना है? 10, 5 इंटू 10 10n प्लस b माइनस a क्या होगा? 1 होगा, है ना। b की जगह कितना है? 6 है, और n की a की जगह कितना है? 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, है ना।
n का मान 1 रखिए, यानी कि t1 निकालिए आप, तो t1 कितना हो जाएगा, t1 की बात करें, t1 कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से t1 कितना हो जाएगा, 10 से कम 10 प्लस 1 11। t2 की बात कर ले तो t2 कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और 1 21, है ना। t3 की बात कर ले, है ना, 10 3 30 और 1 31। t4 की बात कर लूँ मैं तो t4 कितना हो जाएगा, 10 चौका 40 और 1 41, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 11 में 10 जोड़ा 21, 21 में 10 जोड़ा 31, 31 में 10 जोड़ा 41, यानी ये सीरीज कैसा निकल के आया, एपी में आया कि नहीं है बताइए। सबसे पहली बात, ये सीरीज कैसे निकल के आया, तो एपी में है ना। कॉमन डिफरेंस की बात कर लें तो कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बताया था कि देखिए ये जो 2a है वही आपका कॉमन डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, 10 है। 21 में से 11 जाएगा कितना, 10। 31 में से 21 जाएगा 10। 41 में से 31 जाएगा 10। तो इस बात को आप लोगों ने समझ लिया क्या, कि जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था ये बात आपने समझ लिया कि इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज 5n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 7 देन इट इज एन एपी में है। और इस चीज को मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या कर दिया, प्रूफ भी कर दिया। क्या कर दिया, प्रूफ भी कर दिया। क्लियर है चीज, क्या हो गया आपके लिए, प्रूफ हो गया, समझ में आ गया ये चीज कैसे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आइए हम सवाल कुछ और लेते हैं। कह रहे इफ इन एपी सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n देन फाइंड t6, है ना। तो आप बताइए tn बराबर क्या होगा। मैंने बताया था कि 2an प्लस b माइनस a, tn यही होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका 2a, इसको छोड़िए आप। 2a की जगह कितना है मेरे दोस्त, 3n प्लस b की जगह कितना है, -5 है, एंड a की जगह -3, तो बोल सकते हैं ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि 6n - 8, ये आपका क्या निकल गया है, tn निकल गया है, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, t6, n की जगह 6 रख लो, यानी कि 6 × 6 - 8, यानी कि 36 में से 8 गया, कितना बचेगा, 28। तो t6 आपका कितना निकल के आ गया, 28। देखिए ये चीज कितना आपके लिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट था। सम ऑफ n टर्म आपके सामने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा था और आपसे पूछ रहा था कि फाइंड t6 कीजिए आप, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 6 आप फाइंड करिए, ठीक है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n, देन t6 आपको क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। तो t6 हमने फाइंड कर लिया, बहुत ही सिंपल था, ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि इन एपी 3n स्क्वायर इफ इन एपी सम ऑफ n टर्म यहाँ पे होना चाहिए, सम ऑफ n टर्म ये मिस हो गया। आपके सामने दे रखा है कि सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 6, देन 5 आपको t5 फाइंड करना है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म आपके सामने ये है, तो tn टर्म क्या हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया था कि 2an प्लस b माइनस a, यही बताया था ना tn निकालने के लिए, है ना। तो बताइए tn यहाँ से क्या होगा, 2 × a कितना हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6n प्लस b की जगह कितना है, 2 है, एंड a की जगह कितना है, 3 है, तो 2 - 3 यानी कितना हो जाएगा आपके सामने, 2 - 3 आपके सामने हो जाएगा -1, यही आएगा ना। 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1, एंड ये आपके निकल के क्या है, tn निकल गया। आपको निकालना क्या है, t5 निकालना है। तो 6 × 5 = 30 में से 1 गया, कितना बचेगा, 29। तो t5 आपका क्या निकल के आ गया, 29 निकल के आ गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया, t5 आपका कितना निकल के आया, 29 निकल के आया, ठीक है। क्लियर है चीज, समझ में आ गया आप लोग को। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ सम ऑफ n टर्म इन AP इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, देन विच टर्म इज इक्वल टू 167, विच टर्म इज इक्वल टू 167, ठीक है। चलिए सम ऑफ n टर्म आपके सामने दे रखा है 3n स्क्वायर माइनस 4n, तो tn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tn इज इक्वल टू 2 a की जगह कितना है, 3n प्लस b माइनस a, यानी -4 - 3 कितना हो गया, -7 हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए आप लोग, है ना। b -a था, प्लस b - a था, तो प्लस तो ठीक है, b की जगह -4 है और a 3 है, तो -3 यानी -7, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 6n - 7। तो कह रहे जो 6n - 7 है ये आपके सामने किसके इक्वल होना चाहिए, 167 के इक्वल होना चाहिए। कह रहा है विच टर्म इज इक्वल टू 167, कह रहा है कि n का वो कौन सा मान होगा जो 167 को, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कौन से रखें जो कि 167 के क्या हो, इक्वल हो।
यही आपसे पूछ रहा है। तो कोई नहीं, 6n माइनस 7 इज इक्वल टू 167, देन 6n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 167 प्लस 7 यानी कि 174। 6 से करेंगे, 6 दूना 12, 5 आया, 6 9 54, यानी कि n का मान यहाँ पे कितना 29, यानी कि t29 टर्म किसके बराबर होगा 167 के बराबर होगा इस सीरीज के अंदर। ठीक है, अब एक बात समझना, अगर कभी कभी कंडीशन ये आता है कि मान लेते हैं 167 की जगह 169 होता, सपोज दैट, समझो इस चीज को कि 167 की जगह अगर 169 होता तो क्या करते, यानी कि 6n माइनस 7 इज इक्वल टू 169। क्लियर है चीज? तो 6n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 176 हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया? तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 176/6। ये पूरा पूरा कटेगा क्या? नहीं कटेगा, यानी कि आपका जो पॉइंट में आएगा, जब ये नंबर्स पॉइंट में आएंगे तो बोलेंगे क्या कि ये 169 जो टर्म है इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब कि ये सीरीज में आता ही नहीं है, 169 इस सीरीज में आता ही नहीं है। यानी कि अगर ये पॉइंट में आए कटने के बाद, तो पॉइंट में आने का मतलब है कि वो नंबर नहीं बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं किसी दो नंबर के बीच में है, जो कि उस मतलब कि उस सीक्वेंस में 169 आ ही नहीं रहा है। आ क्या रहा है 167, 167 के बाद क्या आएगा बताइए? तो बोल सकते थे क्या 6 इसमें और ऐड कर दो, है ना, तो 167 के बाद कितना आएगा, तो 6 आप ऐड करते तो 173 आता है। ठीक है, फिर 173 के बाद 170 आपके सामने 9 आता, बट 176 कभी नहीं आएगा उस सीक्वेंस के बीच में। ठीक है, तो अगर पॉइंट में आए, अगर पॉइंट में आए तो बोलेंगे कि ये जो नंबर है इस सीरीज में आता ही नहीं है। क्लियर? ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, सवाल क्या था और आपका एक कंसेप्ट भी यहां से क्लियर हो गया इस चीज का। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, याद रखना मेरे दोस्त, ये Tn बराबर 2an प्लस b माइनस ए एंड d बराबर आपके सामने क्या आएगा कॉमन डिफरेंस, d बराबर क्या है 2a, है ना। किसी सीरीज, किसी AP का अगर सम ऑफ n टर्म क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया है तो उस समय Tn बराबर क्या होगा 2an प्लस b माइनस ए एंड उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2a होगा। यहाँ से इस चीज को याद रखना, आगे बहुत आपके काम आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से एक बात मैं आपको बताता हूं, इन 2 APs, 2 AP दे रखा है, सम ऑफ n टर्म और सम ऑफ n टर्म, मतलब कि ये पहले AP का सम और दूसरे AP का सम जो है इस लीनियर फॉर्म में दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है। जैसे कि मैं आपको इस चीज को समझाना चाहूंगा ऐसे, जैसे मान लेते हैं एक AP 1 2 3 4 5 और एक AP ले लो 2 4 6 8 10, इन दोनों के सम का रेशियो दे रखा है, इन दोनों के सम का रेशियो an प्लस बी एंड cn प्लस d के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है क्या कि Tm अपॉन Tm डैश, मतलब कि दोनों के mवे पद का रेशियो क्या होगा, दोनों के mवे पद का रेशियो क्या होगा। जैसे देखिए ये तो आपके n पदों का योग दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तो पूछ रहा है कि t मान लेते हैं चौथा पद पहले सीरीज का और दूसरे सीरीज का टी चौथे पद का रेशियो क्या होगा, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने क्या होगा, देखिए इस चीज को भी अपन प्रूव कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म एंड सम ऑफ n माइनस 1 टर्म इज इक्वल टू क्या आएगा Tn टर्म। अब n की जगह अपन क्या रखेंगे, तो m रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, m रखेंगे। याद रखिए इस पीछे वाले सम ऑफ n टर्म आपके सामने ये दे रखा है, तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म निकाल सकते हैं। तो वो जो सम ऑफ n टर्म अपॉन सम ऑफ n माइनस 1 टर्म क्या आएगा, तो Tm आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, Tn आएगा। फिर उस तरह यहाँ से सम ऑफ ये दूसरे सीरीज का सम ऑफ n टर्म है, यहाँ पे Sn और S डैश n देने का मतलब ये है कि पहला सीरीज अलग है, क्योंकि यहाँ पे दो सीरीज दे रखे हैं, दो सीरीज किस में दे रखे हैं, AP में दे रखे हैं, दो सीरीज AP में दे रखे हैं। इसके बाद जो सवाल आएगा वहां से ये चीज प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सवाल से आप ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल जो मैंने पीछे बताया था कि सम ऑफ n टर्म यानी कि Tn बराबर क्या होता है, सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम n की जगह दे दें n माइनस 1, तो ये जो दो इक्वेशन बन के आएगा इसी फॉर्म में आएगा। फिर अपने को Tm के टर्म में लेके आना है ना, तो Tm और Tm डैश, n की जगह फिर m रख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n की जगह आप क्या रखोगे, डायरेक्ट अगर आपको इसी में रेशियो लेके आना है तो n की जगह आपको पुट करना होगा 2m माइनस 1, इस बात को ध्यान रखिए, n की जगह आपको क्या पुट करना होगा, तो 2m माइनस 1। क्लियर है, n की जगह किसको पुट करना होगा, तो 2m माइनस 1 को। अब इस सवाल में देखिएगा, कह रहे कि इन द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज,
कितना है, तो आपके सामने दे रखा है यहाँ से दो अर्थमेटिक सीरीज का आपके सामने दे रखा है 7n + 1 अपॉन में 4n + 27, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ 11th टर्म। अपने को 11th टर्म का रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म, किसका निकालना है, 11th टर्म का रेशियो निकालना है। मैंने क्या बताया था कि n की जगह आप क्या रखो 2m - 1, यही बताया था ना, n की जगह 2m - 1, ठीक है। m की जगह कितना आपको निकालना है 11th टर्म, यानी 2 × 11 - 1, यानी 11 दूना 22 में से 1 गया, कितना बचेगा 21। यानी कि n की जगह हमें क्या रखना होगा, यहाँ पे n की जगह हमें रखना होगा 21। n बराबर क्या पुट करना होगा यहाँ से 21, है ना। n की जगह 21, यानी कि t ऑफ, समझिए इस चीज को, m 11th टर्म, t 11th अपॉन इस डैश को नीचे ले लो ताकि आप t डैश 11 क्या आएगा, तो n की जगह आप क्या रख दो 21 रख दो, n की जगह क्या रख दो 21, निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 21 में 7 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7, 147 + 1 148, है ना। 148 तो ऊपर आ गया, ठीक है। हाँ, n की जगह 21 रख दिया, ठीक है। और 21 चौका 84 + 27, है ना, तो कितना हो जाएगा 111। 21 चौका 84 + 27 कर लेते हैं, 8 8 7 4 11 8 4 12, ठीक है। यानी 8 2 10 1 11, आपका आंसर कितना आ गया 148/148/111, यानी कि t 11 टर्म का रेशियो कितना हो जाएगा 148/111, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ लिए। जो मैंने पीछे ये कंसेप्ट आपको बताया था, याद रखना कि सम ऑफ n टर्म का दो अर्थमेटिक सीरीज के, मैं फिर से जोड़ देता हूँ इस चीज पे कि अगर सम ऑफ n टर्म दो अर्थमेटिक सीरीज के, सम ऑफ n टर्म दो अर्थमेटिक सीरीज का अगर रेशियो an + b एंड cn + d के फॉर्म में दिया है, तो आपको tm यानी कि m पदों का रेशियो, m पद मतलब कि mth टर्म्स का रेशियो आपसे पूछेगा दोनों अर्थमेटिक सीरीज का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने n की जगह क्या डाल दिया 2m - 1, n की जगह यहाँ पे क्या पुट करना है 2m - 1, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, इन्हीं सवालों को अगर आप कंसेप्ट से करते हो, आगे बढ़ते हो, सीरीज मान के चलते हो, थोड़ा आपके लिए लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में क्या होता है कि वही बच्चा सेलेक्ट होता है जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है, आपके एग्जाम में समय बहुत कम होता है। तो जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम चीज़ तो मैं आपको कंसेप्ट से ही कराऊंगा, बट जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको आपको याद रखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाया था, ये चीज़ देखिए, अब ये बात आपके सामने है ना कि सम ऑफ n टर्म, है ना। तो यहाँ से जो मैं इस चीज़ को प्रूव किया था, प्रूफ कहाँ गया इसका, हाँ, अब ये प्रूफ है आपके। तो इस तरह प्रूफ तो आप एग्जाम में नहीं करोगे ना। अब अपने को डायरेक्ट क्या याद रखना है 2an + b - a, डायरेक्ट अपने को ये चीज़ याद रखना है। कॉमन डिफरेंस 2a, ये भी अपने को क्या करना है याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो अब मैंने इस तरह किया है, इसके बाद जो भी सवाल हमने बनाया था कितना आसान हो गया था, है ना। तो क्यों आसान हो गया था, क्योंकि हमने इस रिजल्ट को पहले ही फाइंड आउट कर लिया है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो है आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। और इसका मैंने ये जो आपको PDF मिलेगा, आप उन PDF को 2-4 बार अगर देखेंगे, है ना, अब ये कंसेप्ट आपके सामने क्या निकल गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए है। तो इस चीज़ को अगर आप याद कर लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने लिए, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू एज्यूम टर्म इन AP, अगर आपको AP में टर्म्स मानना हो, अपने मन से मानना हो, तो क्या मानोगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानने का भी तरीका होता है, मानने को कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, a + d a + 2d a + 3d ऐसे मान सकते हो। लेकिन कौन सा टर्म कब मानना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, ताकि सवाल आपके लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए, है ना। तो देखिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ इन ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स में कैसे मानेंगे, अगर इवन पद मानना है, इवन मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे कि 2 पद मानना है, 4 पद मानना है, 6 पद मानना है, 8 पद मानना है, तो उस कंडीशन में कैसे मानेंगे। अगर ऑड टर्म्स मतलब कि 1 टर्म्स या 3 टर्म्स या 5 टर्म्स मानने हैं, 5 पद मानने हैं, तो कैसे मानेंगे, इस बात को समझिए। अगर मान लेते हैं आपको ऑड टर्म्स से मानने हैं, तो ऑड टर्म्स में
आप सबसे पहले बीच वाला टर्म में ले लीजिए ए, इससे एक कम यानी ए माइनस टी, और इससे एक ज़्यादा ए प्लस टी। अगर 5 मानना है तो ए माइनस कितना हो जाएगा, तो 2d कर लीजिए, है ना। अब जैसे देखिए सॉरी 3d हो जाएगा यहाँ पे, है ना। कितना हो जाएगा, आप देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, सॉरी इन दोनों के बीच में यानी कि a माइनस टी कितने का डिफरेंस है, d का। तो यहाँ से ले लीजिए a माइनस 2d, हाँ बिल्कुल 2d आएगा, a माइनस टी माइनस a माइनस 2d यानी कि प्लस का 2d हो जाएगा। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आ गया, d का, है ना। यहाँ पे अगर पढ़ना है तो a प्लस 2d कर दीजिए। फिर इधर आप आना चाहें तो a माइनस 3d कर दीजिए, उधर भी a माइनस 3d कर दीजिए, प्लस 3d कर दीजिए। यानी कि देखिए 3 मैक्सिमम ज़्यादा बार 3 बार आता है, तो 3 मानने का तरीका क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर इन इवेंट टर्म की बात करें तो इन इवेंट टर्म में ये बीच वाला टर्म आप हटा देना, बीच वाले टर्म को हटा देना, डायरेक्ट a माइनस टी लेना एंड a प्लस डी लेना। अब देखिए a माइनस टी और a प्लस डी के बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो a प्लस टी माइनस a माइनस डी यानी 2d का आ रहा है। तो यानी कि 2d आप इधर घटा दीजिए यानी कि a माइनस 3d, और 2d आप इधर जोड़ दीजिए यानी कि a प्लस 3d। क्लियर है चीज, समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर जनरली बात करें, कभी कभी सवाल ऐसा होता है कि वेरिएबल्स में देते हैं, तो उस वेरिएबल्स के टर्म में अगर आपको जनरली अगर आपको मानना हो, जनरली है ना कि डायरेक्ट वेरिएबल्स जैसे ए बी सी आर इन ए पी, तो उस कंडीशन में आप कोई नंबर मान के भी अपना सवाल इजी वे में बना सकते हैं, जो कि आपके लिए ट्रिक्स है। ये क्या है, ट्रिक्स, समझ में आ गया। ये क्या है, ट्रिक्स। आप उस कंडीशन में 1 1 1 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स मान के भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे क्या सर ये एपी में है, बिल्कुल एपी में है। जैसे देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। जैसे 1 2 3 4 ये भी एपी में है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, तो ये भी जो आपका टर्म्स है किस में आ रहा है, एपी में आ रहा है। समझ में आ गया। तो मैं आपको 4 तरीके से बताया कि आप मान सकते हैं टर्म्स को, 4 तरीके से मान सकते हैं ना, अलग अलग कंडीशन है। जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे हम काम करेंगे इस पे, है ना। आपको मैं हर तरह के सवाल पे इसको निकाल कर दिखाऊंगा कैसे आपने को करना है इजी वे में, ठीक है। समझ में आ गया। तो आइए देखिए कुछ सवाल देखते हैं आपके लिए। कह रहे इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल्स आर इन एपी एंड लीस्ट एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है। अब एक बात सोचिए आप लोग, यहाँ सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो अपन जानते हैं। अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, ये तो अपन बचपन से जानते हैं, तो बोल सकते हैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c ऑलवेज कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसमें से एक कोण यानी कि जो सबसे छोटे कोण का मान आपके सामने 30 डिग्री दे रखा है, तो पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण। चलिए हम 3 एंगल मान लेते हैं। मानने का क्या तरीका बताया था, a माइनस टी एंड a प्लस डी। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो d से d कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री के बराबर है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी a बराबर आपके सामने आ जाएगा 60। a आपके सामने 60 है, a माइनस 10 यानी सबसे छोटा कौन 30 है, तो एक 60 हो गया, एक 30 हो गया, तो अगला कौन सा होगा बताइए। अगला आप जानते ही हैं कि 90 होगा, क्योंकि 60 प्लस 30 90 प्लस 90 180। तो सबसे बड़ा एंगल आपके सामने क्या आएगा, तो सबसे बड़ा एंगल आपके सामने आएगा 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मानना अपने लिए कितना आसान था, है ना। मान के लिए तो बहुत चीज़ें आसान हो गई। अगर यही आप इस चीज़ को ऐसे मानते a प्लस डी a प्लस 2d, है ना, फिर तीनों को जोड़ते हैं, a का मान रखते हैं, फिर वहाँ से d निकालते, फिर d निकालने के बाद आपके सामने a और d की बात होती है ना। समझ में आ गई ये चीज़। तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा क्या होता, टफ होता है ना। लेकिन अगर मानने का तरीका आपके सामने है तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। जब आप मानना सीख जाओगे ना तो कुछ चीज़ें आपके मन में होगी, डायरेक्ट आप मन से एक ही वैल्यू निकाल लेते। 60 डिग्री सबसे छोटा 30 है, बीच वाला 60, तो अगला क्या होगा 90 होगा। इस सवाल के लिए अपने को कलम उठाने की जरूरत नहीं थी, है ना। अगला सवाल देखते हैं आपके लिए। अब कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन यानी समानांतर माध्य, ठीक है। अब देखिए समानांतर माध्य कैसे निकल के आए। कह रहे हैं कि ए बी सी आर इन एपी में दे रखा है, यानी कि ए बी सी एपी में है। एपी में है मतलब इनके कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि बी माइनस ए जो आएगा वही आएगा सी माइनस बी का। बी को एक साइड ए और ए को एक साइड ले जाए, यानी कि 2b बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस ए। यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे a प्लस सी अपॉन 2।
यानी कि दो संख्याओं का आपको समानांतर माध्य निकालना हो तो कैसे निकालोगे, अर्थमेटिक मीन निकालना। जैसे मान लेते हैं कि 2 और 4 का समानांतर, तो 2 + 4 कितना हो गया, 6/2, यानी कितना इसका समानांतर माध्य निकल के आएगा। समानांतर माध्य होने का मतलब क्या होता है कि इसके बीच का नंबर है। समानांतर माध्य क्या, इसके बीच का नंबर। तो 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा, जो कि 3 और 2 का डिफरेंस लोगे 1 और 4 और 3 का डिफरेंस लोगे भी कितना आएगा, a आएगा, है ना, 1 आएगा। क्लियर है ये चीज। तो अगर आपके सामने 3 नंबर से अगर समानांतर श्रेणी में है तो इससे सवाल बनते हैं, ये एक कंडीशन है, क्या आपके लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या आपके सामने कि b = a + c/2, या बोल सकते हैं 2b = a + c। इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान से समझना कि 2b = कितना आएगा, तो a + c, यानी कि बीच वाले पद का 2 गुना दोनों बाहर वाले पद के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये आपके लिए कंडीशन है। क्या निकल गएगा, कंडीशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस पे और भी बातें करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको बहुत सारे नंबर का समानांतर माध्य निकालना है, बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं जो एपी में है, उनका समानांतर माध्य कैसे निकालोगे। तो सिंपल है, अपन एवरेज कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग बट्टा नंबर ऑफ कुल संख्या, है ना, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। यदि x1 x2 x3 xn, है ना, आपके सामने एम्स है ना, एम निकालना यानी अर्थमेटिक निकालना इन सारे नंबर्स का, तो आपको क्या करना होगा, इसको अपन x के ऊपर एक बार से डिनोट करते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको बोलूँ 1 2 3 4 5 का आपको क्या निकालना है, अर्थमेटिक निकालना है, यानी कि am निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = कितना, 5। ठीक है, और इसी चीज़ को अपन x ऐसे बार से डिनोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, am से भी कर लो, है ना, मैक्सिमम आप am लिखो। 5 4 9 3 12 12 3 15, यानी कि 15/5 क्या निकल गया आपका, 3। यानी अर्थमेटिक मीन क्या है, यानी इस सीरीज का मध्यमान कितना निकल गया, तो 3 निकल गया। ठीक है, इस सीरीज का मध्यमान कितना निकल गया, तो 3 निकल के आ गया। तो am क्या आ गया आपका, 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से एक कंसेप्ट और भी आपके लिए आएगा जो अगले स्लाइड में आप समझोगे। कह रहा है देखिए, इफ a1 a2 an b are in ap, ये n है, ठीक है, an b are in ap, we say that a1 a2 a3 an are the n am between a and b। ठीक है, इस लाइन में आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, 2 4 6 8 10 12। अगर मैं बोलूँ कि 2 और 12 के बीच में सारे अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक माध्य है, तो कोई कहना आपके लिए गलत नहीं होगा। जैसे देखो 2 और 6 के बीच में 4 है, 4 और 8 के बीच में 6 है, 6 और 10 के बीच में 8 है, 8 और 12 के बीच में क्या है, 10 है, यानी कि सारे क्या हैं, अर्थमेटिक मीन्स है। दूसरी बात कह रहे कि ए और बी के बीच में ये सारे अर्थमेटिक मीन है, तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ना, ये जो सीरीज बन रहा है वो कैसा सीरीज होगा, तो सबसे पहली बात कि वो सीरीज किस में होगा, तो एपी में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो सीरीज होगा। वी से दैट, मतलब अपन कह सकते हैं कि a1 a2 a3 an आर द n am बिटवीन a एंड b, इनके बीच के कितने am है, तो n am है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इनका सम क्या होगा, उन n ams का सम क्या होगा। तो याद रखिए, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, देखिए 12 + 2 कितना हो गया, 14, 12 + 2 14, 10 + 6 14, 8 + 6 14, है ना। तो बताइए, अगर मैं बोलूँ, यहाँ से समझिए कि फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि a + b, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 12, है ना। अब देखिए कितने टर्म्स हैं, कितने इसके बीच कितने m है, तो 1 2 3 4 है, यानी कि 4/2। क्यों, क्योंकि देखिए इस बात को समझिए, क्योंकि हमें सिर्फ इनका योग निकालना है, 4 6 8 10 का। तो बोल सकते हैं कि अब देखिए ये जो 4 टर्म है, तो 2 2 टर्म बना के एक पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। जैसे 2 और 12 जितना होगा वही 10 और 4 वही 8 और 6। तो बोल सकते हैं कि जो 10 और 4 जो है 14 बनना है, 8 और 6 14 बनना है, 2 और 12 14 बनना है। तो फर्स्ट लास्ट से तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट प्लस लास्ट 14 तो आएगा ही आएगा। अब इसके बीच में मान लेते हैं n am है, तो n am है तो n/2 पेयर बनेगा, मतलब प्रत्येक 2 टर्म मिला के एक पेयर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल। तो इसीलिए बोल सकते हैं यहाँ पे कि a1 a2 a3 an बराबर क्या हो जाएगा, तो n × a + b अपॉन में 2 कर लो, चाहे 2 बाहर ले लो चाहे 2 अंदर ले लो। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
क्लियर है, समझ में आ गया है ना। तो अगर उन एम्स का सम निकलना है, यहाँ पे n का मान बार मतलब कि n+2 मत कर देना। देखिए यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, इस बात को समझना। 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, तो जितने एम्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका योग लेके आना था, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनका योग लेके आना था, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, हमें सिर्फ 4, 6, 8 और 10 का योग लेके आना था। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इफ ए बी सी डी ई आर एम्स बिटवीन 5 and 15 देन फाइंड द सम ऑफ एम्स। अब देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 × 5 + 15/2, यानी कि 20/2 कितना हो रहा कटेगा 10, एंड 10 × 5 कितना हो गया 50। यानी कि इन बोल सकते हैं कि a + b + c + d + e बराबर कितना आ गया 50। क्लियर है चीज, इन एम्स का सम कितना निकल के आ गया, तो 50 निकल के आ गया। कह रहा है इफ a b c d e आर एम्स बिटवीन, है ना, 5 and 15, 5 और 15 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन्स हैं, तो उन पांचों अर्थमेटिक मीन्स का योग क्या होगा, यानी कि सम क्या होगा। तो मैंने पीछे आपको फार्मूला बताया और उस फार्मूला को यहाँ अप्लाई कर दिया, तो इस हिसाब से आपका ये एम से निकल के आ गया। क्लियर है चीज, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप डायरेक्ट याद कर लेना। मैं जोड़ दूंगा इस बात पे कि यहाँ से आपके एनडीए में, एयरफोर्स में तो मे भी आ भी सकता है, चाहे नहीं भी आ सकता है, बट आपको पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा, क्योंकि जो एनडीए सवाल आपके सामने लेके आता है 1 साल या 2 साल बाद उसको एयरफोर्स उठा लेता है ना। तो आपको इस चीज़ को समझना है, और ये बहुत ही प्रचलित कंसेप्ट है, इस चीज़ को आप समझ लेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए कैसे, मान लेते हैं कि टी एम टर्म सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैं आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट 6-7 रिजल्ट बताऊंगा जो आपको हमेशा के लिए अपने मन में रखना होगा एकदम बिल्कुल। मैं यहाँ पे बार बार जोड़ दूंगा कि टी एम टर्म अगर n है और टी एन टर्म m है, देन टी एम प्लस एन टर्म ऑलवेज 0 होगा। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं आपके सामने दे रखा है कि T8 कितना दे रखा है 7, एंड T7 क्या दे रखा है आपके लिए, T7 दे रखा है 8। तो आपसे पूछेगा T15 यानी 8 और 7, मतलब कि T15वां टर्म क्या हो जाएगा आपके लिए 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, T8 7, T7 8, है ना। अब देखिए इस चीज को अपन कैसे प्रूफ करते हैं, इस बात को समझिए। मैं यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ। देखिए हर प्रूफ तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ प्रूफ करके आपको समझाता हूँ कैसे। मतलब ये टीएम क्या हो जाएगा, तो टीएम की जगह तो n दे रखा है, यानी कि n बराबर बोल सकते हैं a + m-1 × d। इस बात को समझ रहे हो ना आप लोग। टीएम बराबर क्या लिख सकते हैं, a + m-1 × d, और उसका मान किसके बराबर दे रखा है, n के बराबर। उस तरह m बराबर क्या लिख सकते हैं, तो m बराबर लिख सकते हैं a + n-1 × d। अब इन दोनों को घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, है ना, तो घट जाएगा, तो ये तो कट गया, यानी कि n - m बराबर क्या बचेगा यहाँ से, है ना। तो देखिए mg और -n, यानी कि m - n, है ना, इंटू d, यानी यहाँ से d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो कटेंगे तो कितना निकल के आएगा -1, यानी कि d की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई, है ना। तो d की वैल्यू अगर -1 आ गई तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ से, तो यहाँ पुट करके निकाल दो। a बराबर क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पे d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1, यहाँ पे -1 पुट कर दीजिए, तो a बराबर यहाँ से आपके कितना आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा n, तो ठीक है n तो अलग ही है, और बोल सकते हैं कि प्लस ये माइनस आएगा प्लस m - 1, है ना। a बराबर कितना देगा, n + m - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे टी एम प्लस एन, तो टी एम प्लस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो टी एम + 1 यानी कि a + m + n -1 × d, यही आ जाएगा ना, है ना। अब देखिए d बराबर तो आपके सामने कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, a बराबर दे रखा है कितना, m + n - 1, है ना। तो m + n - 1 माइनस m + n - 1, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। तो बोल सकते हैं टी एम + n किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त आपको प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है, प्रूफ तो बस आपको समझाने के लिए किया था, है ना। आपको समझना क्या है, यदि mवां पद n है और nवां पद m है, तो m + nवां पद क्या होगा, हमेशा 0 होगा।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यदि टी एम इज इक्वल टू एन, टी एम टर्म एन है, टी एनथ टर्म इज इक्वल टू एम, देन टी एम प्लस एनथ टर्म इज इक्वल टू ऑलवेज 0। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करा दूं, यदि टी एम टर्म एन है और टी एन टर्म एम है, देन टी एम प्लस एन टर्म इज ऑलवेज 0। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। आइए अगला कंसेप्ट समझते हैं। अगर आपके सामने दे रखा है टी एम एन है, टी एन एम है, यानी कि टी एमथ टर्म एम है एंड टी एनथ टर्म एम है, तो टी पी टर्म आपको निकालना है। टी पी क्या होगा आपके लिए, ध्यान दो। अगर मैं बोलूँ आपसे कि इस बात को समझना, यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अब प्रूफ पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यदि मान लेते हैं कि टी सेवेंथ टर्म आपके सामने 8 दे रखा है और टी एथ टर्म आपके सामने 7 दे रखा है, तो आपको मान लेते हैं टी 6 निकालना है। टी 6 निकालना है, वहां पे 8 और 7 15वां टर्म क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। यहाँ पे टी 6 टर्म निकालना है, यानी कि 8 + 7 - 6, यानी कितना हो जाएगा 9। m + n - p, ठीक है, m + n - p, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करा दूं कि टी mth टर्म अगर n है और टी nth टर्म m है, तो टी m + n टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि टी mth टर्म n है एंड टी nth टर्म m है, तो आपसे सामने टी पी कोई दूसरा टर्म पूछ देगा, तो उसके सामने क्या हो जाएगा, m + n - p। क्या हो जाएगा आपके लिए, m + n - p। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू क्यू, सम ऑफ क्यू टर्म इज इक्वल टू पी दे रखा है। अब यहाँ पे सम ऑफ पी टर्म देखिए कह रहा है कि सम ऑफ पी टर्म आपके सामने क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। सम ऑफ पी टर्म आपके सामने क्या है, क्यू है। सम ऑफ क्यू टर्म पी है, तो सम ऑफ पी प्लस क्यू, यानी इन दोनों पी प्लस क्यू का योग कितना हो जाएगा, -p + q, है ना। अब जैसे देखिए कैसे, मान लेते हैं सम ऑफ 6 टर्म इज इक्वल टू दे रखा है 7 और सम ऑफ 7 टर्म इज इक्वल टू दे रखा है 6, तो सम ऑफ 6 और 7 कितना, 13 कितना हो जाएगा, -13। कितना हो जाएगा, -13। समझ में आ गया। सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू क्यू एंड सम ऑफ क्यू टर्म इज इक्वल टू पी, देन सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू -p + q। कितना हो जाएगा, -p + q। समझ में आ गया ये चीज। सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू क्यू एंड सम ऑफ क्यू टर्म इज इक्वल टू p, देन सम ऑफ p + q। आप बिल्कुल सेम फार्मूला से इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, सम ऑफ p टर्म इज इक्वल टू q दे रखा है ना, यानी कि sp का मान दे रखा है आपके सामने q, तो sp इज इक्वल टू अपन तो q रख देते हैं यहाँ पे, यानी कि q बराबर p/2, यानी कि 2a + p - 1 × d। यहाँ से ये ले सकते हैं, p बराबर क्या हो जाएगा, तो q/2 2a + n - 1, यानी q - 1 × d। अब देखिए आपके सामने दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल p और a और d है, तो आप यहाँ से a एंड d का मान निकाल सकते हैं। a एंड d का मान p + q के फॉर्म में आएगा, मतलब p और q के फॉर्म में आएगा। वहाँ से अपन a एंड d की वैल्यू रखेंगे, तो ये आपको इतना ही निकल के आएगा। क्लियर है, ध्यान रखना, यहाँ से आप इस चीज़ को ऐसे प्रूफ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको छोटा कर दूँ, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, ये आपके लिए प्रूफ का काम करेगा अगर आपको प्रूफ करना है तो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट समझें, रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मैं फिर से रिपीट करा दूँ कि आपको अभी तक हमने कितने कंसेप्ट बताए, ये तीसरा कंसेप्ट है। पहला तो क्या था, टी एम टर्म n है, n टर्म m है, तो टी m + n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टी अगर m टर्म n है, टी n टर्म m है, तो टी p टर्म तो m + n - p हो गया। सम ऑफ p टर्म इज इक्वल टू q एंड सम ऑफ q टर्म इज इक्वल टू p, देन सम ऑफ p + q टर्म इज इक्वल टू -p + q। ये तीन कंसेप्ट अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।